नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी और आज मैं पहुंचा हूं जगदलपुर। यहाँ पर हम अपने खास कार्यक्रम, खास चर्चा में जगदलपुर जिले की बात करेंगे, जगदलपुर बस्तर जिले की बात करेंगे। बस्तर के तमाम जो संभावनाएं हैं विकास को लेकर, उन मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ इन खास चर्चा की कड़ी में जुड़ रहे हैं बस्तर जिले के कलेक्टर श्री हरीश एस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल ये है कि सर, बस्तर में चूंकि नक्सल प्रभावित ही पूरा संभाग रहा है, तो बतौर कलेक्टर अब यहाँ पर आपको क्या क्या संभावनाएं दिखती है विकास को लेकर? बस्तर जिला में खासकर देखेंगे तो अभी जगह भी बड़ा है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जो नक्सल इश्यू के कारण पूर्व में जो वहाँ जो बाकी जगह में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुआ है वो अभी तक पूर्ण रूप से उस एरिया में पहुँचा नहीं। जैसे कुछ जगह में रोड्स का नीड होगा या स्कूल्स का नीड होगा या मेडिकल फैसिलिटीज़ का नीड होगा, वो सब का भी अभी डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं, सो दैट बेसिक फैसिलिटीज़ को हम फुलफिल कर रहे हैं पीपल को करने के लिए। सो बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ लाइवलीहुड के लिए भी बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ इधर तो इतना ज़्यादा पानी का कमी नहीं रहता है, मैक्सिमम एरिया में पानी अवेलेबिलिटी रहती है खेती के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, वो सभी के लिए अपार संभावना है। और अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी अलग अलग क्रॉप्स के लिए भी संभावना है, वो सभी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य एक्टिविटीज़ है, जैसे टूरिज़्म का भी अपार संभावना है, और टूरिज़्म के अलावा जो यहाँ का जो लोकल आर्ट है उसको डेवलप करेंगे तो भी उसी में भी बहुत डेवलप करने का पॉसिबिलिटी है। वो सभी में हम लोग काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन और गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार उसी में सभी में काम कर रहे हैं। सर, बस्तर संभाग की अगर कोई बात करता है तो एक नक्सलवाद और एक पर्यटन, दो चीजें देखने को मिलती हैं। और जगदलपुर के आसपास में काफी पर्यटन के क्षेत्र हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल, उसके अलावा कुटुमसर की गुफा है। बस्तर दशहरा दशहरा अपने आप में एक बेहद ही स्पेशल है। तो सर, बस्तर दशहरा को विशेष बनाने के लिए और भी भव्य बनाने के लिए आप लोग के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? और ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, इन स्पॉट में पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए आप लोग किस दिशा पे काम कर रहे हैं? बस्तर दशहरा देखेंगे तो 75 डेज का दशहरा इधर होता है, तो इसमें बस्तर दशहरा में पार्टिसिपेट करने के लिए भी संभाग के अलावा भी बाहर और धमतरी जिला से, मोहला मानपुर जिले से भी लोग आते हैं, वहाँ का देवी देवता को लेके आते हैं और इधर रख के जो मेन दशहरा में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बाहर जो इंडिया में अदर स्टेट्स में जो दशहरा होता है उससे थोड़ा अलग प्रक्रिया में दशहरा होता है। इधर दंतेश्वरी माता को दंतेवाड़ा से जगदलपुर आती है, और बाकी अन्य जो पुराना रियासत काल का परगना है वहाँ से भी अन्य देवी देवता आते हैं, और सभी लोग इधर आने के बाद फिर इधर बस्तर दशहरा मनाते हैं। और इसमें हर कम्युनिटी का भी अलग अलग रूल्स डिफाइंड है। हर साल वो लोग सब आ जाते हैं और वही लोग उसी काम को करते हैं, और इसका पूरा एक्टिविटीज़ को करने के लिए इधर मांझी चाल की भी ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, वो भी अलग अलग परगना से आते हैं। वो लोग आके इधर तो पूरा 1 महीने के रहते हुए वो पूरा कार्यक्रम को भी पूरा मैनेज करते हैं और करते हैं, और उसमें हम फैसिलिटेट करते हैं। और हर बार उसको धीरे धीरे, क्योंकि पहले बहुत छोटे लेवल में था, बाहर से लोग ज़्यादा आते नहीं है या नक्सल समस्या के कारण अंदरूनी क्षेत्र से भी लोग आते नहीं है, तो अभी धीरे धीरे नक्सल समस्या कम होने के कारण और थोड़ा सा इसका पब्लिसाइज ज़्यादा हो रहा है, और नेशनल लेवल में बस्तर दशहरा के लिए अलग पहचान अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो अभी ज़्यादा लोग आते हैं और इसको देखने के लिए फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, जो हर साल यूरोप से भी इसी समय बस्तर दशहरा के समय आ जाते हैं, जो उधर कल्चरल टूरिज्म के नाम के करने के लिए। और इस बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी भी आए थे हमारा मुरिया दरबार में, सो दैट बस्तर दशहरा का पहचान और बाहर सभी को दिखे, और उसके बारे में उन्होंने भी मुरिया दरबार में लोगों के साथ इंटरेक्शन भी किए थे। सो हर साल इसको हम बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, और इसी बेसिस में शासन भी बस्तर दशहरा के लिए जो अलॉटमेंट है उसको बड़ा मतलब ज़्यादा किया है। और अलग अलग एक्टिविटीज़ से पहले जो इसमें 7 जो कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होता था, इस बार पिछले 2 साल से देखेंगे तो बस्तर दशहरा के साथ साथ लोक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। उसमें लगातार 4 दिन का अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है। उसमें स्थानीय कलाकार भी आते हैं, छत्तीसगढ़िया का कलाकार भी आते हैं, और बाहर नेशनल वाइड का भी कलाकार आते हैं, सो दैट बाहर से जो भी पर्यटक आएंगे या यहाँ लोकल लोग जो भी आ रहे हैं या अन्य जिला से भी जो आते हैं, उनका बस्तर दशहरा का एक होलिस्टिक फील आएगा कि आएंगे तो दर्शन भी हो जाता है। फिर बस्तर दशहरा में जो रथ का खींचने का परंपरा रहता है और अलग अलग एक्टिविटीज हर दिन रहता है, हर रस्म रहता है, उसको भी वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट फैक्टर्स भी ऐड ऑन करने के बेसिस में किए हैं। और इस बार
इसके साथ हमने स्वदेशी मेला भी किए थे, सो दैट इसके बेसिस में स्वदेशी मेला का भी थोड़ा सा लोगों के ऊपर जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी शामिल करवाए थे। तो हर साल हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शामिल करके करते हैं, सो दैट बस्तर दशहरा का जो स्वरूप है और बढ़ेगा और बाहर से भी ज़्यादा लोग आएंगे और इसको विजिट करेंगे और यहाँ का कल्चरल को समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस बेसिस में बस्तर दशहरा का हर साल हम बढ़ा रहे हैं। और जैसे बाकी टूरिज्म स्पेसिफिक एरियाज को बात कर रहे हैं, जैसे चित्रकूट का होगा, तीरथगढ़ का होगा, तो अभी जो कांकेर वैली घाटी है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में तो कंडीशनल सिलेक्शन हुआ है। सिमिलरली हमारा दुडुमारास विलेज है, जो विलेज वहाँ जो नेचुरल एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट करवा के किए थे, जिसको वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंडीशन उसमें भी मिला है कि जिसको सिलेक्शन हुआ है कि जो आने वाले समय में बेस्ट टूरिज्म विलेज बनाने के लिए उनका संभावना बना है, जिसका हम काम कर रहे हैं। तो इस टाइप का वहाँ लोकली भी हमारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोकली गांव वाले भी अपना पर्यटन के हिसाब से आगे आके काम करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। जैसे दुरुमारा, उसको देखते हुए दुरुमारा के अगल बगल का विलेजेस होंगे या बस्तर का उसी टाइप का जोग्राफिकली दूसरे जगह में भी होंगे, वो लोग भी अपना पर्यटन समिति बना रहे हैं और वहाँ लोकली व्यवस्था करवा रहे हैं, सो दैट वो लोग शासन से डिपेंडेंट नहीं है कि हर चीज़ को हम बना के दें, अपने से ही वो लोग वहाँ का लोकल युवा लोग रोजगार के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। ट्रेनिंग का सपोर्ट हम करते हैं, बाकी अपना पैसा से और कुछ लोन भी लेके वो लोग चालू करवा रहे हैं और उसमें भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक नेचुरल फील आ रहा है, मतलब ज़्यादा डेवलप, मतलब ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, बहुत ही नेचुरल दिखता है। सिमिलरली चित्रकूट का हो या अन्य कुटुमसर गुफा हो, वो सब भी पूर्व में भी जैसे इस बार थोड़ा सा उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा लोग जा सकते हैं और वहाँ जाने के लिए ज़्यादा परिवहन का व्यवस्था हो, सो दैट पीपल उनको वहाँ जाने के लिए इशू ना हो। और वहाँ लोकली घूमने के लिए भी बस्तर कनेक्ट करके हमने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने लगभग 25 व्हीकल्स को रेडी करवाए हैं कि 25 व्हीकल्स वैसे कि यहाँ से हमने सर्क्यूट बना के रखे हैं कि चित्रकूट, तीरथगढ़, दंतेश्वरी मंदिर, वो सभी का अलग अलग सर्क्यूट से, या कोंडागांव साइड जाने के लिए भी सर्क्यूट से, सो दैट उसी में जाएंगे तो सभी जगह को विजिट करके वापस जगदलपुर आ सकते हैं। उस बेसिस में भी पीपल को हम मोबिलाइज करवा रहे हैं कि टूरिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लो बस्तर जिला में हो, और धीरे धीरे और लोगों को भी हम इसमें इंक्लूड करवा रहे हैं कि सो दैट जहाँ अलग अलग जगह में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा भी वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ का जो भी रेडी करना है, उसमें भी हम गांव वाले को और बाकी नॉर्मल वहाँ का जो पर्यटन समिति लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट वो सस्टेनेबल रहे और हर चीज़ का मतलब गवर्नमेंट फंडेड के अलावा भी पीपल भी अपने लेवल से फंड करके उसको डेवलप करें, उस बेसिस में भी काम कर रहे हैं। और सिमिलरली हम अभी जो प्राइवेट पीपल का जो यहाँ जो रिसोर्ट्स होगा, जो होम स्टेज होगा, वो सब भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि होम स्टेज का इधर बहुत ज़्यादा पहले से है। होम स्टेज के लिए रुकने के लिए बाहर से आते थे, फॉरेन कंट्री से आते थे, फॉरेन कंट्री से भी आते हुए लोग वहाँ रुकते थे। वैसे कल्चरल टूरिज्म देखने के लिए या फॉरेस्ट टूरिज्म देखने के लिए तो आके इधर तो 15 दिन 20 दिन भी होम स्टेज में रुकते थे। तो होम स्टेज का डेवलपमेंट और होम स्टेज को भी अभी नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी उनका सब्सिडी है, तो उसको भी हम प्रमोट करवा के लोगों को बुला रहे हैं कि सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टेज हो जाए। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खासकर जिसमें अच्छा रिजल्ट हो जाए, अच्छा रुकने का व्यवस्था हो जाए, उसमें भी हम लोगों को मोबिलाइज करवा रहे हैं गवर्नमेंट का पॉलिसीज में इन्वॉल्व होने के लिए और उसी बेसिस में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, सो दैट और टूरिज्म में और बेटर फैसिलिटीज बस्तर में डेवलप हो सकता है। सर, अगर बस्तर की बात करें, खासकर जगदलपुर की बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ग्रामीणों की पहुंच की सुविधाएं पहले से अब बढ़ी हैं। अब उन इलाकों में नक्सलवाद की जो एक तरह से समस्या थी वो भी छट रही है, और वहां पर हम देखते हैं कि खासकर जगदलपुर की अगर मैं बात करूं तो एक तरह पहले देश की सबसे बड़ी इमली की मंडी हुआ करती थी एशिया की, तो उन क्षेत्रों में वनोपज के लिए जो संग्रहण की व्यवस्था है, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देने की तरफ आप लोग कोई दिशा में काम कर रहे हैं क्या? अभी वनोपज का खरीदी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से एमएसपी डिक्लेयर हो जाता है और उस बेसिस में हर साल वो लोग भी खरीदी करते हैं, और उसके अतिरिक्त मैक्सिमम एमएसपी उसी बेसिस में है कि एमएसपी के नाम से, सो दैट एमएसपी पीपल को पता रहेगा तो उससे ज़्यादा दाम में ही मार्केट रहेगा और उससे नीचे मार्केट
मतलब उसके नीचे कोई ना खरीदे, और गवर्नमेंट उस लेवल में खरीदने के लिए भी रेडी रहते थे एमएसपी लेवल में। और अभी पिछले 2 साल में देखने में कि जैसे इमली का हो या काजू का हो, मैक्सिमम इधर एमएसपी का लेवल से ऊपर का ही मार्केट रेट रहता है और उसी में खरीदी हो रहा है। और इसका थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और पीपल को और इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए यहाँ के एसएचजी महिलाओं को हम यूटिलाइज करवा रहे हैं, सो दैट इसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट एमएसपी से कम अमाउंट में कोई भी कोचिया लोग आएंगे तो उनको सेल ना करें। और इसका प्रोक्यूरमेंट वगैरह और इसका जो प्रोसेसिंग है उस संबंधित इंडस्ट्रीज इधर ओपन होने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। और ट्राइफेड से भी ट्राइफेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक प्रोसेसिंग प्लांट इधर ओपन किए हैं, मतलब बनाया है, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको भी जल्दी चालू करने के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो दैट उसमें भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो भी प्रोसेसिंग होगा, प्राइमरी प्रोसेसिंग होगा वो हो सकते हैं, और यहाँ का लोकल लोगों को उससे भी रोजगार हो सकता है। और सिमिलरली एसएचजी के माध्यम से बाकी सभी प्रकार का वनोपज का एमएसपीज को हम पॉपुलराइज करवा रहे हैं। और इस बार थोड़ा सा काजू में भी हम कलेक्शन को करने के लिए भी एसएचजीज को इन्वॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट लोकल महिला लोग ही इसमें ज़्यादा से काम कर पाएंगे और लोकल पीपल का ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ हो। सर, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई रोजगार मॉडल लॉन्च किया गया है क्या इनके लिए? नहीं, युवाओं को जो इधर स्टार्टअप में इंक्यूबेशन सेंटर बस्तर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अभी चालू किया गया है, जिसमें जिसका भी आइडियाज है उसको एक इंक्यूबेट करके एक प्रॉपर स्टार्टअप के रूप में लाने के लिए उसमें क्या क्या नीड्स होगा वो सबको बस्तर यूनिवर्सिटी का वहाँ का जो टीम है, टेक्निकल टीम है, उनके माध्यम से उनको रोजगार डेवलप करने के लिए, स्वरोजगार डेवलप करने के लिए आइडियाज दे रहे हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना होगा या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगा, उससे भी हमारा ट्रेनिंग्स वगैरह जो लगातार चलता है, जिसमें भी वो अपना जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद उसी बेसिस में उनका प्लेसमेंट्स भी होता है, तो उस बेसिस में भी हम रोजगार बढ़ाने के लिए और रोजगार का अवसर डेवलप करवा रहे हैं। सर, जगदलपुर की अगर हम बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में एक बड़ा ये शहर है और यहाँ पे देखने को मिलता है कि बसाहट काफी जटिल है, तो ट्रैफिक व्यवस्था कभी कभी बिगड़ जाती है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए एक अच्छी सिटी बनाने के लिए कोई बेहतर विकल्प आप लोग तैयार कर रहे हैं? अभी इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान अलग से करने के लिए डेवलप का हमने किए हैं, जिसमें कुछ रोड्स आइडेंटिफाई किए जिसको हमको एक्सटेंशन करने के लिए और एनक्रोचमेंट हटाने के लिए भी नीड है, वो सबको हमने प्लान किए हैं। और रोड्स को भी एक्सटेंड करेंगे सो दैट रोड्स और चौड़ा होगा, क्योंकि इधर चौक चौड़ा ज़्यादा है और रोड्स भी बहुत सारे जगह में सकरा है, सो उसको हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ थोड़ा सा एक्सपैंड करने का नीड है, सो दैट उसको एक्सपैंड करेंगे और एनक्रोचमेंट हटाने का भी प्लान बना है। और कुछ वन वेज बनाने के लिए भी अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान सिटी के लिए अलग से बनाया गया है, इसको इन कोऑर्डिनेशन विद नगर निगम और पुलिस के साथ आने वाले समय में हम लोग लागू करेंगे। सर, जगदलपुर काफी समय के बाद एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा और जो उड़ान योजना है उसके तहत यहाँ के यात्रियों को बड़ी सुविधाएं दी गई, लेकिन अभी देखने को मिल रहा था कि कुछ जैसे कनेक्टिविटी थी वो कट गई है, वापस वो क्या चालू हो रही है? अन्य शहरों से जुड़ने के लिए और क्या आप लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? नहीं, अभी उड़ान अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का VGF फंड के माध्यम से तो हमारा दिल्ली कनेक्टिविटी तो सप्ताह में जो विंटर टाइम में जो 2 दिन का है वो तो अभी भी चालू है सर। इसके अलावा जो एवरीडे का हैदराबाद कनेक्टिविटी है जो इंडिगो फ्लाइट्स है वो भी चालू है। अभी रायपुर के लिए जो पूर्व में था जो बंद हो गई, अभी हम लोग शासन के द्वारा संबंधित कंपनी से बात चल रहा है, सो दैट उसको जल्दी से जल्दी हम विंटर टाइम में स्टार्ट करने के लिए, सो दैट रायपुर और जगदलपुर का कनेक्टिविटी जल्दी स्टार्ट करने के लिए शासन द्वारा कंटिन्यूसली कंपनी से बात चल रहा है, वो जल्दी फाइनलाइज होगा तो फिर उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली भुवनेश्वर को भी हम कनेक्ट करने के लिए बात चल रहा है, उसमें भुवनेश्वर गवर्नमेंट का भी VGF का कंपोनेंट रहेगा, तो वो दोनों अलग अलग लेवल में बात चल रहा है, वो जैसे फाइनल होगा तो उसमें भी हम भुवनेश्वर को भी स्टार्ट करने का संभावना बढ़ेगा। सो आज आप तो दिल्ली के लिए वीकली ट्वाइस हमारा कनेक्टिविटी है और हैदराबाद के लिए तो डेली कनेक्टिविटी अवेलेबल है। रायपुर का कनेक्टिविटी जैसे फाइनल होगा शासन लेवल में और कंपनी लेवल में तो फिर उसको भी स्टार्ट करेंगे। सर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परिवहन की सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पाती हैं, अब क्या आपकी सरकार के द्वारा, आप लोगों के प्रशासन के द्वारा
उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए जो सुगम यात्रा हो, बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से वो कनेक्ट हो जाए शहर से या अन्य क्षेत्रों से, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, सर? अभी इस गवर्नमेंट में इसलिए अभी मुख्यमंत्री बस योजना का भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने रूट्स को नोटिफाई किए थे और जो भी प्राइवेट प्लेस जो चलाना चाहेंगे उसको रूट्स में वो लोग ले सकते हैं और उसका पैसा भी गवर्नमेंट देता है। तो उस बेसिस में अभी हमारा एक रूट स्टार्ट हुआ है दरबा ब्लॉक में। दरबा ब्लॉक में एक रूट स्टार्ट हुआ है, वो कंटिन्यूसली अभी चल रहा है। अभी बाकी जगह में भी हमारा रूट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दैट हम रूट्स भी वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अंदरूनी क्षेत्र से सब लोग तो एटलीस्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट रहें, सो दैट वहाँ का बच्चे एटलीस्ट कॉलेज के लिए या हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए भी समय पे आ जाए। और उस बेसिस में अभी हमने रूट्स आइडेंटिफाई किए कि 25 to 30 किलोमीटर्स का रहेगा हर रूट। उसी बेसिस में अभी प्रस्ताव हमने शासन को भेजा गया है और अगले लॉट में वो भी सैंक्शन होगा, तो उसमें भी जल्दी हम बस का संचालन होगा, सो दैट वो सभी गांव को बस से कनेक्ट करने का जो योजना है उसमें बस्तर जिला में भी मैक्सिमम एरियाज में हम बस चालू हो जाएगा। सर ये तो बात हो गई विकास की, पर्यटन की। हमारे चैनल कई युवा देख रहे हैं, तो एक आईएएस जो होता है रोल मॉडल होता है एक युवा का और सर्वोच्च पद होता है भारत की सेवा में। यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे आप पहुँचे और आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। मैं तमिलनाडु से हूँ और मैं मदुरई बिलोंग करता हूँ तमिलनाडु में। सो मेरा स्कूलिंग वगैरह मदुरई में हुआ था। मेरा फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में असिस्टेंट इंजीनियर थे, वहाँ टॉड बोर्ड बोलते हैं, यहाँ जो पीएचई का इक्वलेंट है वहाँ। सो उसमें मेरा फादर थे और मेरा मदर वहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो मेरा स्कूलिंग पूरा मदुरई में हुआ और उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने करवाया था। चेन्नई में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया है, तो वहाँ मैंने इंजीनियरिंग करवाया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जब प्लेसमेंट्स वगैरह हुआ था, फिर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाया, मतलब सेट नहीं हुआ था, क्योंकि सॉफ्टवेयर में करने का उतना मन था। तो फिर उस समय फिर और ऑप्शंस और पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस में देखेंगे तो फिर यूपीएससी देने के लिए डिसाइड किया था, क्योंकि यूपीएससी देने का पहले से ही इंटरेस्ट था, लेकिन उसका आइडिया नहीं था। कॉलेज कंप्लीट होने तक तो आइडिया नहीं था। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही फिर उसको पैटर्न क्या रहता है, कैसा होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर देन प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद ही फिर ये है कि मतलब परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। पेशेंस और परसिवरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि सभी का लक फैक्टर भी रहता है इसमें। बहुत ईजिली कुछ लोगों को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ लोगों को तो 1-2 अटेम्प्ट लगता है। ये नहीं है कि उसमें हमारा गलती भी नहीं होगा, हम भी अच्छे से ट्राई करते हैं, हमारा साथ में जो फ्रेंड है वो भी अच्छे से ट्राई करते हैं। फिर भी हमारा फ्रेंड को पहले हो जाता है, हमको नहीं होगा तो थोड़ा सा हमको बुरा लगता है। उसके बाद फिर उससे भी बाहर आके फिर कंटिन्यूसली प्रिपरेशंस को नहीं छोड़ना चाहिए और कंटिन्यूसली परस्यू करना चाहिए। तो मैंने कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरा जब इनिशियली आया था तो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू चला गई, तो मुझे लगा कि और ईजिली क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर तो मेरा 4 अटेम्प्ट हुआ, हर अटेम्प्ट में तो इंटरव्यू तक गया। फिर मैं सोते फिर लास्ट अटेम्प्ट में मुझे फाइनल हो पाया, मतलब सर्विस मिला था। सो ये है कि परसिवरेंस को नहीं छोड़ना चाहिए और कंटिन्यूसली उसी में लगे रहना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूपीएससी प्रिपरेशन प्लस इन जनरल किसी भी चीज़ में जो भी हम अच्छे सक्सेसफुली हमको रहना है या अच्छा नाम उसमें हासिल करना होगा, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ उसमें काम करना पड़ेगा और उसमें परस्यू करते रहना है। मतलब उसमें एक बार हार गए तो वो हार नहीं मानना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे, एफर्ट लगाते रहेंगे तो कैसे भी फिर मिल जाता है। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में तो बेसिकली यही अंडरस्टैंडिंग था मेरा कि कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे, लास्ट तक ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा टाइप ही मेरा ये था। और लास्ट में तो फिर लास्ट अटेम्प्ट में फिर मुझे ये मिला था। हाँ बिल्कुल सर, निरंतर अभ्यास से ही कोई भी चीज मिलता है। और सर जैसे कि बस्तर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा सा यहाँ पे कम है। एक मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद जगदलपुर में महारानी अस्पताल है, थोड़ा सा ये जगदलपुर को बेहतर बनाती हैं। अभी जैसे कि एक सुपर स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं चालू हो पाई है। अन्य शहरों की बजाय बस्तर काफी पीछे नजर आता है। यहाँ पर कुछ और बेहतर व्यवस्था हो पाए स्वास्थ्य के लोग को लेकर, कुछ इस कदम पर आप लोग काम कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली वो जो नक्सल टैग होने के कारण बस्तर जिला में नक्सल्स का मूवमेंट कम है, या जगदलपुर शहर में तो नक्सल का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पीपल बस्तर के नाम सुन के ही फिर इधर आने का
या इधर आके काम करने का, वो सब में थोड़ा सा डर जाते हैं। जी तो अभी धीरे धीरे लगभग मैक्सिमम खत्म हो गया है। अभी जी पीपल तो इधर आने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इधर हमको हॉस्पिटल्स ओपन करने में इशू नहीं रहते, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो काम करने के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए, या होगा तो जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, स्टाफ नर्स हो सकता है, या एक्सरे टेक्नीशियन होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, स्कैन टेक्नीशियन होगा, डायलिसिस टेक्नीशियन होगा, हर चीज़ का जो आदमी हमको मिलना चाहिए जी वो मिलने में दिक्कत रहता है। और यहाँ बाहर से आके काम करने में बहुत पहले जो माहौल वैसे था, और मतलब सुकमा में कुछ हो गए तो भी बस्तर ही हो रहा है करके जी सभी को बाहर ये प्रोजेक्ट होता है तो लोग आते नहीं थे या आदमी डरते थे। तो अभी हमारा मैक्सिमम नक्सल मुक्त अभियान के तरफ तो हम लोग मैक्सिमम एरिया भी अभी हमारे साइड में, मतलब हमारा कंट्रोल में भी आ रहा है। जी और जगदलपुर में तो लगभग नक्सल मुक्त हो गया है, जी नक्सल लेगेसी डिस्ट्रिक्ट घोषित हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जी सो अभी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और यहाँ का भी इतने दिन में तो लोग भी थोड़ा सा यहाँ लोकल लोग भी उसके हिसाब से तैयारी भी हो गई उन लोग का, कि स्टाफ नर्सेस का भी इधर लोकली मिलना चालू हो गई, बाहर का हमको डिपेंडेंसी कम हो गई। सो अभी धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सुविधा को भी बेहतर करवा रहे हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी है तो इसको भी हम रेडी करवा रहे हैं, और जो जिस थर्ड पार्टी ने लिया है वो भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1 दिसंबर तक उसको स्टार्ट करने के लिए लगातार काम चल रहा है, और उन्होंने भी अभी रिक्रूटमेंट बहुत सारा लोगों का कर लिया है। और इसके अलावा हमारा अंदरूनी क्षेत्र में भी CHC PHC है, सबल सेंटर्स है, उसको भी और बेहतर बनाने के लिए भी हमारे द्वारा मतलब लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, सो दैट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ HR भी अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट पर्याप्त स्टाफ रहेंगे तो फिर वहाँ पर्याप्त सुविधा दे पाएंगे और उपचार भी हो सकता है। उस बेसिस में हम लोग काम कर रहे हैं। और बंद जो भी था या पहले बिल्डिंग लेस था, जहाँ कोई पोस्टेड ही नहीं थे, वो सब जगह को भी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, सो दैट लोगों को ज़्यादा दूर अननेसेसरी ना आना पड़े, और अपना अपना क्षेत्र के आसपास में जो भी सबल सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उनको प्राइमरी केयर मिल जाए, उसी बेसिस में ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसको घूमने का मन करता है तो वो कुछ ऐसे 4-5 स्टेशन है जहां पर जाना पसंद करता है, और उन क्षेत्रों से ज्यादा हमारे बस्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है। मैं पूरे संभाग की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप IAS अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों से आपके लिंक होते हैं, तो पूरे बस्तर को क्या टूरिस्ट हब बनाने की और कोई दिशा में ऐसा काम हो रहा है कि कोई विशेष एरिया है उनको फोकस करके हम काम करें, और आने वाले 5-7 सालों में वो एक स्पेशल एरिया बन जाए जहां पर लोग आके रुकें और प्रकृति का और जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका भरपूर आनंद ले सकें। नहीं, बस्तर संभाग में देखेंगे तो हर जिला में बहुत सारा स्पॉट्स है जहां हम मतलब देखने लायक स्पॉट्स है, जिसको जी तो जरूर देख सकते हैं, घूमने के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग सर्क्यूट्स बना रहे हैं कि आएंगे तो जगदलपुर में रुकेंगे, और यहाँ से कोंडागांव में भी एक दिन जाके घूम के देख सकते हैं, एक दिन दंतेवाड़ा जाके घूम के आ सकते हैं, एक दिन जगदलपुर में घूम के सभी जगह को देख सकते हैं। उसी बेसिस में ही हम लोग प्लान बना रहे हैं, सो द टूरिस्ट सर्क्यूट प्रॉपर हो जाएगा, और उसी में लोग आना जाना का पूरा फैसिलिटीज प्रॉपरली उनका ट्रैवल की व्यवस्था हो जाए, और सभी जगह में उनका खाना का व्यवस्था प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, तो फिर लोग आने का मतलब नंबर ऑफ पीपल जो आ रहे हैं वो बढ़ जाता है। तो उसी बेसिस में सभी जगह में हम लोग प्राइवेट पीपल को मोटिवेट करवा रहे हैं कि वो लोग आएंगे और इधर इन्वेस्ट करेंगे, और इस एरिया को और लोकल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उस एरिया को डेवलप करने के लिए। सिमिलरली हम अदर एक्टिविटीज है, जैसे अभी चित्रकूट में एडवेंचर टूरिज्म का कुछ एक्टिविटीज प्रस्तावित है, दलपत सागर जो शहर में ही है, वो उस तालाब में भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज का अभी हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं। आने वाले समय में उसका अप्रूवल जैसे मिलेगा फिर उसको हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो अलग अलग सिमिलरली ये लामनी पार्क को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया जा रहा है, सो दैट वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ लामनी पार्क का भी लोग देख सकते हैं। वहाँ भी तो डियर पार्क बना रहे हैं, सो दैट वहाँ डियर पार्क के रूप में तो लोग जाएंगे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी डेवलप होता है। सो अलग सिमिलरली अलग अलग अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में भी कोंडागांव में भी जो टाटा मरी को उन्होंने डेवलप करवा रहे हैं, या दंतेवाड़ा में जाएंगे तो उन्होंने भी डोलकल को डेवलप कर रहे हैं, और प्लस इधर अलग अलग ट्रक रूट्स है जो बस्तर में भी पूरा ज़्यादा है, दंतेवाड़ा में भी ट्रक रूट्स है जिसमें बाहर से ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं। तो उस बेसिस में हम उसको आइडेंटिफाई करके टूरिज्म में भी अलग अलग सेक्टर होता है, जो फैमिली के साथ आएंगे तो भी उनका क्या क्या कर सकते हैं, या इंडिविजुअल में आएंगे तो क्या कर सकते हैं, या होम स्टेज में रुकने के लिए आएंगे 10-15 दिन रुक के विलेज कल्चर को ही देखेंगे, ट्राइबल कल्चर को स्टडी करने के लिए आएंगे।
उसको भी कैसे कर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी हमारा तीरथगढ़ और चित्रकूट सब में भी अपार संभावना है। सो वहाँ का जो पर्यटक समिति है, गाँव पर्यटक समिति है, उन लोगों को हम मोबिलाइज करवा रहे हैं। अभी तीरथगढ़ में तो अभी रिसेंटली एडवेंचर स्पोर्ट्स और नाइट कैंपिंग का वहाँ का समिति के माध्यम से स्टार्ट हुआ है, और ऑलरेडी चित्रकूट में तो नाइट कैंपिंग्स होता है विंटर्स में, और अभी अभी सीजन चालू हो रही है जिसमें बाहर से बाइकर्स लोग आते हैं। तो अभी ये सब एक एक पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। अभी उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करके एक होलिस्टिक व्यू बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमेशा अलग अलग एक्टिविटीज़ के रूप में बस्तर का टूरिज्म के रूप में, बस्तर के टूरिस्ट के रूप में आ सकते हैं। और जो इंडिविजुअली देखेंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय के लिए अभी टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान बस्तर के लिए स्पेसिफिकली हम गवर्नमेंट की तरफ से अभी बना रहे हैं, और आने वाले समय में फिर वो उसका भी क्रियान्वयन किया जाएगा। सर, आत्मसमर्पण जो है नक्सली वो कर रहे हैं, और सभी जिलों में वो आत्मसमर्पण करके नक्सली पुनर्वास में मुख्य धारा में लौटे हैं। तो आपके जिले में उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था के तहत क्या काम चल रहा है? उन लोगों को की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उनकी शिक्षा के लिए कोई भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं क्या? जो पुनर्वास मतलब जो आत्मसमर्पित करवा रहे हैं उनको तो हमारा अभी इनिशियली एक पुनर्वास केंद्र हमने बनाया है। तो टोटल 100 सीटर का कैपेसिटी है, महिला और पुरुष मिला के, जिसमें हम वहाँ रखते हैं और वहाँ उनको ट्रेनिंग्स वगैरह जो उनका इंटरेस्ट है, जिस ट्रेड में उनका इंटरेस्ट है वो उसमें हम उनको अभी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। मैक्सिमम पीपल का तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इतना दिन से एग्रीकल्चर भी उन लोगों ने नहीं देखे हैं, या कुछ लोगों को मुर्गी पालन का इंटरेस्ट है, या डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को कुछ पढ़े लिखे लोग बच्चे होंगे, कुछ को पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उन लोग का तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है। उस टाइप का जिस ट्रेड में उनका इंटरेस्ट है उस ट्रेड में हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट उस ट्रेनिंग के बेसिस में फिर आप लोग स्वराज का डेवलप कर सकते हैं, या कहीं भी उनका आने वाले समय में रोजगार भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो भी सरेंडर हो रहा है अभी आवास योजना में भी हमारे पास उनके लिए स्पेसिफिक टारगेट्स है कि जिसमें आवास उनको बना के दे सकते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे भी कोई सरेंडर हो गए तो फिर उनका इनिशियल जो अमाउंट गवर्नमेंट के माध्यम से जो देते हैं 50,000, उसके अलावा उनका बेसिक डॉक्यूमेंट सभी चीज़ का बना लेते हैं, सो दैट किसी भी योजना का क्योंकि सभी योजना के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड रहता है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट सभी को सैचुरेट करवा के गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स में उनको लाभान्वित किया जा सकता है वो भी उनको एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें मैक्सिमम योजना का लाभ भी उनको देते हैं। तो बेसिकली आयुष्मान का तो सभी का करने का था, आयुष्मान रेशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पीएम किसान योजना में उनका पात्रता होगा तो उनका पंजीयन, वो सब चीज़ तो तुरंत जैसे उन्होंने सरेंडर हो रहे हैं, फिर हमारा जो ट्रेनिंग का समय ही वो सब तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड लेवल में भी उनका एग्रीकल्चर में कुछ किसी स्पेसिफिक स्कीम से सपोर्ट की नीड है, या लोन का नीड है, जो बैंक के माध्यम से लोन का नीड मांग रहे हैं, तो वो भी हम लोग विभाग के माध्यम से टाई अप करवा के उनको प्रोवाइड करते हैं, कि सो दैट वो लोग नॉर्मल पीपल के रूप में वहाँ बिना एनी प्रॉब्लम अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स में भी आने वाले समय में भी, मान लीजिए अभी एक ट्रेनिंग दे रहे, उसके बाद भी उनका दूसरा किसी ट्रेड का ट्रेनिंग का नीड है तो भी वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आप बस्तर जिले में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और बस्तर जल्द एक हब के रूप में, पर्यटन के रूप में एक उभरेगा, ऐसी हमारी भी कामना है सर। और जो नक्सलियों के लिए, आत्मसमर्पित नक्सलियों के आप लोग के द्वारा पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, उसका भी फायदा निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। युवाओं के लिए आप बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा, बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि बस्तर में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में सर के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और भी इसको बेहतर बनाने के लिए पूरी टीम बेहतर काम कर रही है, और एक बहुत जल्द बस्तर अलग पहचान बनाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए TV24।